तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अक्षिश है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की, राशि आपकी है मेष। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर जो बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप अपना सवाल देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल क्या है, मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके। तो 12 घरों में बच्चों का घर कौन सा है? पांचवा घर। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन को लेके, तो दूसरा घर है धन का घर। तो धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, आपके जो सवाल हैं उनको मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपका जो सवाल था, सबसे पहले भविष्यवाणी में सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा हमारे जीवन के ऊपर रहता है। अगर आपके अच्छे ग्रह हैं, वो आपको हमेशा अच्छा फल देते रहेंगे। जैसे आपका चंद्रमा है, ये अच्छा है, हमेशा आपको अच्छे फल देगा। लेकिन इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ेंगे जब इसकी दशा चलेगी। ऐसे ही आपका जो ग्रह बुरा है, जैसे आपका जो गुरु है वो नीच का बैठा है, ये आपका खराब है, ये आपको हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन इसकी दशा में इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। जो ग्रह बुरा है उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। और दशा अभी आपके ऊपर कौन सी चली हुई है? जो दशा सबसे बड़ी होती है वो आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। इसे कहते हैं महादशा। मतलब महादशा चल रही है राहु की, जो कि 19 चली हुई है, काफी अभी लंबी है, 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। तीसरा महीना 22 से चली है, 7वां महीना 24 में खत्म होगी। मैं फिर बोलूंगा, असर सभी ग्रहों का है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी चंद्रमा का असर नहीं, अभी उसका भी असर है, लेकिन उसका असर इतना है कम। लेकिन सबसे बड़ा असर किसका है? राहु का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का। मतलब इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। अब देखो जी, आपका पहले जो सवाल है, पहले मैं सवालों को कवर करता हूँ। आपने मुझे एक तो बोला है कि आपका विवाह कब होगा और विवाहिक सुख कैसा होगा। तो 12 घरों में जो विवाह का घर कौन सा है? 7वां घर। किसी भी कुंडली में 7वें घर को देखा जाता है विवाह के लिए। तो 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में, क्योंकि फार्मूला मैंने अभी बताया था, घर का मालिक देखना है। जैसे 5वें घर का मालिक कौन था? मंगल। दूसरे घर का सूर्य। ऐसे ही 7वां घर आपकी पत्नी का घर है, तो 7वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालिक बना है ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 7वें घर में देखो गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है राहु की, 5वीं दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा।
और एक होता है पत्नी का कारक शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपको पत्नी का सुख कैसा होगा। तो चारों ग्रहों में सबसे पहले मैं आपके इस गुरु ग्रह की बात करता हूँ। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी के घर में आके बैठा है। गुरु भाई आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। कम से कम 70% रख लो, आपको खराब फल देगा, 30% अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों? तो गुरु देखो जी आपका जहाँ बैठा है 7वें घर में, ये यहाँ पे नीच का बैठा है। ये ग्रहों की एक अवस्था होती है। जैसे देखो जी, जो इंसान है वो अगर अपने घर में होगा हमेशा अपने घर का अच्छा करता है, अपने दोस्त के घर में बैठा होगा वहां पे भी अच्छा करेगा, लेकिन अगर दुश्मन के घर में चला गया तो दुश्मन के घर की हानि करता है। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में है अपने घर का अच्छा करते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छा करते हैं, लेकिन दुश्मन के घर में बैठे हैं उस घर की हानि करते हैं। तो गुरु आपका भाई सबसे बड़े लेवल पे मुझे कुंडली में खराब लगा है। क्यों? क्योंकि गुरु देखो जी जहाँ बैठा है 7वें घर में, 7वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि गुरु ग्रह की है नीच राशि। गुरु आपका खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है, और जो ग्रह नीच का होता है अच्छा नहीं होता। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आपका घर है, मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए। जो आपका कोई दुश्मन है वो आपके घर में अगर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वो आपके घर में अगर आ जाएगा तो आपके घर का नुकसान कर देगा। आपके घर में पड़ा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये 7वें घर में जहाँ बैठा है नीच का है, तो 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। और 7वां घर किसका है? गुरु। मतलब अब आपको क्लियर हो चुका कि गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो 7वें घर में नीच का बैठा है। एक और कारणों से भी खराब है। देखो जी गुरु इस घर में आया है, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं। गुरु आपकी कुंडली में इस घर का मालिक एक तो 6ठे घर का, और ये इस 9वें घर का भी मालिक है। 6ठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, और 9वें घर से देखते हैं भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा 9वें घर से। और 9वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से। और 6ठा घर किसका? शत्रु, रोग, कर्जे का। मतलब गुरु 6ठे घर का मालक है। 6ठे घर किसका है? शत्रु, रोग, कर्जा। मतलब रोग चला गया पत्नी घर में, 6ठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में। मतलब गुरु जो आपको, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, क्योंकि पत्नी घर में बैठा है भाई नीच का, तो पत्नी घर की हानि कर देगा। क्या हानि कर देगा? या तो पत्नी आपकी बीमार होगी, क्योंकि 6ठा घर रोग का है, पत्नी रोगी होगी। रोग तो देगा, ये तो कन्फर्म है। कौन सा रोग देगा आपकी पत्नी को? गुरु से जो गुरु के रोग होते हैं वो रोग उसको होंगे। कौन को रोग? आपकी पत्नी को गुरु से जुड़ा रोग हो सकता है। जैसे हो सकता है आपकी पत्नी का वेट ज्यादा बड़ा हुआ हो, उसको मतलब वो मोटी हो ज्यादा, या कोई ना कोई बीमारी उसको होगी। गुरु के जो रोग होते हैं, छठक शत्रु का है, आपकी पत्नी से बनने नहीं देगा गुरु। आपकी आपकी पत्नी से आपके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे लाइफ टाइम। और गुरु आपके वैसे भाग्य घर का भी मालक है, भाग्य जाके पत्नी घर में बैठा, लेकिन नीच का बैठा है। फिर भी थोड़ा बहुत पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। गुरु ये दिखा रहा है कि वैसे पत्नी के आने के बाद किस्मत आपकी चमकेगी कुछ मामलों में, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, ये तो कन्फर्म है। मतलब सभी चीजें होंगी। गुरु वैसे धर्म का कारक है। आपकी पत्नी वैसे ज्ञानी होगी, वो धार्मिक भी हो सकती है, धार्मिक हो, परोपकारी हो, दानी हो, समझदार हो। लेकिन मतलब पत्नी संबंधी ये दिक्कतें किसी न किसी प्रकार से देगा जरूर आपकी गुरु। या तो विवाह में देरी कर देगा, विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, या पत्नी बीमार हो, या पत्नी से पूरी तरह से प्रेम ना मिले, लेकिन थोड़ा सा भाग्य कुछ साथ देगा, ज्यादा नहीं। तो हमने क्या देखा? गुरु आपके इस साथ में घर की कर रहा है हानि। और गुरु छठा घर शत्रु का, रोग का, कर्जे का, ननिहाल, ये ननिहाल को भी लेकर आपको कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। कर्जे आपको कर्जदार भी बना सकता है, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। अब देखो जी गुरु आपको एक अच्छा फल भी देगा। ये पत्नी घर में बैठा है नीच का, पत्नी घर की तो कर रहा है हानि, लेकिन सातवीं दृष्टि से इस पहले घर को देखेगा जहां पे इसकी है उच्च राशि, तो पहले घर का कर देगा अच्छा। और पहला घर भाई आपका घर है, पहला घर आपका है, 7वां घर आपकी पत्नी का है। पत्नी घर की हानि कर रहा है, लेकिन आपके घर का अच्छा कर देगा। मतलब आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा, समझदार बना देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, धार्मिक, परोपकारी, विद्वान बना देगा, ज्ञानी बना देगा। आप ज्ञानवान होंगे, समझदार होंगे, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे। लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और इस साथ में अगर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, आपकी डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके जो बुरे फल हैं वो बिल्कुल कम हो जाए, क्योंकि आपके भाग्यश भी है, ये थोड़ा सा भाग्य, आपकी भाग्य की हानि भी कर रहा है आपको। मतलब आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, वो ये भी दिखा रहा है। अब आप पेन एक लो और कॉपी लो, सच में लो, मैं ये नहीं बोल रहा, वैसे ही बोल रहा हूँ, सच में लेना। पेन कॉपी लेके उसमें लिखो कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा
आपकी पत्नी को लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, ये कारण है, विवाह जल्दी हो जाएगा। और विवाह हो भी गया तो पत्नी अच्छी मिलेगी। और आपका भाग्यश भी है, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी देखो जी, गुरु कुंडली में 5 ग्रहों का कारक होता है। अगर गुरु कुंडली में खराब है, समझ लो पूरी कुंडली खराब है। क्योंकि ये धन का भी कारक है, संतान का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है, 10वें घर का कारक होता है। और नीच का बैठा है, मतलब गुरु सही हो गया, आपकी 5 कारक चीजें सही हो जाएंगी, धन भी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन का प्रबल कारक है, अगर धन ही बनना है इसको सही करो। इसका सही हो गया, धन भी आना शुरू हो जाएगा। संतान का भी कारक है, काम काज का कारक है, 11वें घर का। मतलब गुरु सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु सही हो गया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। वो आपके जो फायदे हैं पत्नी संबंधी, वो तो होंगे ही, वो तो है ही, चलो और भी हजारों फायदे हैं। तो क्या सवाल है कि इसके उपाय क्या करे जाएं। अब इसके देखो जी, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आप इसके संकल्प लेके एक बार मंत्र पूरे करो, जो कि है 19,000। चाहे 19 कर लो, चाहे आपकी मर्जी, इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 19,000 एक बार मंत्र पूरे कर लो संकल्प लेके। गुरुवार से स्टार्ट करना। सुबह के टाइम संकल्प कैसे लिया जाता है मैं आपको वीडियो अलग से एक भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गुरुवार को सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम अंशिश अक्षिश है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली के 7वें घर में, पत्नी घर में बैठे हैं नीच के। और मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मुझे विवाह का सुख भी अच्छा मिले, पत्नी भी अच्छी मिले। और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बना के रखो। तो इसलिए आपके मैं गुरु देवता जी जो मंत्रों की संख्या वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र मतलब काम है मंत्र पूरे करने का। तो मंत्र पूरे कर लिए, फिर आपने छोड़ देना है। फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, जो कि है गुरु कवच का पाठ। ये भाई पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ना है, इसको मत छोड़ना। 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है सुबह के टाइम, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ। ये भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है लाइफ टाइम, 1-2 पाठ। चौथा उपाय, पीले रंग का गुरु का दान किया करो। इसकी पावर कम करो, माइनस करनी है 0, 17 को 0 करना है। तो गुरु ग्रह का हर गुरुवार को पीले रंग का दान कर दिया करो। जैसे पीले चावल, मैं दान की वीडियो आपको अलग से भेज दूंगा। अब देखो, दशा भी आपकी चली हुई है ये 7वां महीना 24 तक। ये 7वां महीना 24 तक दान तो रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन। इसकी दशा खत्म होने के बाद फिर भी आपने दान करते रहना है, बाद में चाहे दान कम कर लिया करो, खाली गुरुवार को पीले रंग का दान कर दिया करो। या फिर ऐसा करो, क्योंकि आपका जैसे मैंने ये बोला विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी आपका सवाल हो सकता है विवाह को लेके बड़ा हो, क्योंकि वो आपकी ज्यादा दिक्कत हो। तो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, तब तक इसका जो दान है वो रोजाना करो। पीले रंग का दान कुछ ना कुछ कर दिया करो रोजाना। रोजाना नहीं, टाइम लगता, हफ्ते में 4-5 दिन तो कर दिया करो, जब तक विवाह नहीं हो जाता। दान की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा एक 5वां उपाय भी आप अगर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो है आप गुरुवार का व्रत रखा करो। हर गुरुवार के दिन गुरु ग्रह का आपने व्रत रखना है। व्रत कैसे रखना है, आप मतलब सुबह के टाइम प्रार्थना करा, जो आपका घर का कोई पूजा स्थान वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करो कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, मैं आज आपका व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बुरा फल मुझे ना मिले। आप मेरे पत्नी घर में बैठे, मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए आज से आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। तो इस प्रकार आपने मन में प्रार्थना करके उस दिन व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। तो व्रत के साथ ही उस दिन आप इसकी जो कथा होती है गुरुवार की, वो भी कथा सुन लेना। यूट्यूब पे काफी वीडियो है, आरती भी कर सकते हैं। तो ये पाए आपने करने हैं, मंत्र छोड़ देने हैं, कवच स्रोत के पाठ लाइफ टाइम करने हैं, दान करते रहो जब तक विवाह नहीं हो जाता, और व्रत कथा भी करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 4 ग्रह देखनी पड़ेंगी, अभी हमने खाली गुरु को देखा है, और वो आपका है पत्नी का रिगार्डिंग खराब, क्योंकि पत्नी घर में बैठा है। अब देखो जी, 7वें घर में जो 10 लिखा है, क्योंकि मेन मालक भी होता है, 10 है मकर राशि, मालक कौन है, बिना है शनि। अब आपके हम शनि की बात करेंगे, और वो आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब शनि है 7वें घर का मालक, पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शनि ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद तत्काल बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि ये दिखा रहा है, मतलब शनि आपका अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो किस्मत चमक जाएगी, पत्नी आएगी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि ये दिखा रहा है। और यहाँ पे एक वैसे योग भी बन चुका है। योग क्या बना है, शनि बैठा है गुरु घर में,
गुरु बैठा है शनि घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। एक दूसरे घर में बैठे हैं, मतलब अभी जो मैंने गुरु के आपको बुरे फल बताए हैं, हो सकता है वो बुरे फलों में कमी आ जाए, क्योंकि गुरु शनि घर में है, शनि गुरु घर में है। फिर भी ऐसा, ये तो कन्फर्म ही है, इसके जो बुरे फल अभी मैंने बताए थे आपको गुरु के, वो बुरे फल कम हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो हमने अभी शनि देख लिया, वो आपके भाग्य के लिए पत्नी का आने वाला भाग्योदय करेगा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अभी क्योंकि 4 ग्रह दिखने हैं, अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे शुक्र ग्रह की। और आपका जो शुक्र है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपका 8वें घर में बैठा है, एक खराब घर में। शुक्र देखो जी, आपका 2-3 कारणों से अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन ये अच्छे फल एक कंडीशन में देगा। वो कंडीशन में आपको बताऊंगा कहाँ पे जाके अच्छे फल देगा। शुक्र आपका एक तो बैठा है कुंडली के 8वें घर में, ऊपर से अस्त भी है। 8वां घर देखो जी, कुंडली का एक अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें हम देखते हैं जहाँ पे ये शुक्र आके बैठा है। और ऊपर से अस्त हो चुका है, मृत्यु हो चुका है सूर्य के साथ बैठने की वजह से। अब शुक्र देखो जी, इस कुंडली में शुक्र के 2 घर है। बैठा इस घर में आके, यही शनि का घर है। ये जो 11 लिखा है कुंभ राशि शनि का, वैसे इसका मित्र है शनि। शुक्र जो है इस कुंडली में, इसके 2 घर है। कौन से? एक तो शुक्र आपके इस घर का मालिक है चौथे घर का, और ये इस घर का मालिक है 11वें घर का। ये जो दोनों घर हैं शुक्र के घर हैं। देखो चौथा घर जो है किसका घर है? चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, आपका मकान का सुख, वाहन सुख, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि मालिक बना शुक्र। तो इन चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि 8वें घर में जाने की वजह से एक खराब योग बना, सुखहीन योग। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी, शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन इन चीजों को सुख आपको मिलेगा कहाँ पे? अगर आप जन्मभूमि छोड़ते हैं, अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर जन्मभूमि पे रहेंगे, वहां पे मकान वन का सुख नहीं मिलेगा। कुछ चीजों को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, माता मकान वाहन संबंधी। माता संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से कम बनेंगी। और शुक्र आपका इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि। 11वां घर है लाभ, लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आमदन का है, आमदन कम, खर्चे ज्यादा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लेकिन शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाएंगे, वहां पे आपको लाभ मिलेगा, आमदन आपकी अच्छी होगी घर से दूर जाने पर। मतलब शुक्र एक कंडीशन लेके बैठा है, अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे आपको ये सभी सुख मिल जाएंगे। लेकिन घर पे रहेंगे, वहां पे ये दिक्कतें पैदा होंगी। और शुक्र है पत्नी का कारक, ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें हैं, क्योंकि शुक्र है पत्नी का कारक। अब आप फिर लिखो पेन कॉपी लेके, क्या लिखना है कि अगर आपने शुक्र ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपको माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब बल्कि मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। ये कितने फायदे होंगे शुक्र को सही करने से। और शुक्र जब 8वें घर में होता है, कई बार ये गुप्त रोग भी पैदा करता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग भी दे देता है छोटा मोटा, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, लिंग संबंधी, वीर्य संबंधी, कोई ना कोई गुप्त रोग भी पैदा करता है अपनी दशा में। तो आगे जाके इसकी दशा आएगी, लेकिन ये अगर उपाय करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सवाल ये है कि भाई शुक्र के क्या आप उपाय ऐसे करें ताकि ये बिल्कुल आपका सही हो जाए। तो इसके लिए 2 आपको मैं उपाय बताऊंगा। पहला उपाय, आप ये उपाय रात के समय करने, गुरु के जो बोले थे सुबह के टाइम। तो शुक्र का पहला उपाय, आप रात के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, पढ़ना है चाहे सुनना है। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, रात के समय पढ़ते रहो, ये छोड़ना मत। इसकी वजह से सभी जो अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, टाइम लगेगा। अब देखो जी, पत्नी के लिए 4 ग्रह मैंने बोले थे। हमने गुरु देखा, वो अच्छा नहीं है, शनि देखा, वो अच्छा है, शुक्र देखा, वो भी अच्छा नहीं है। अब लास्ट में चौथा ग्रह जो बचा है, जो जिसकी इस ग्रह के ऊपर है दृष्टि, वो है राहु ग्रह। तो राहु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। राहु देखो जी, तीसरे घर में जब भी होता है अच्छा माना गया है, और बैठा भी यहाँ पे स्वय राशि में है, कन्या राशि है, जो कि राहु की स्वय राशि है। सवाल ये है कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। और आपकी वही दशा भी इसकी चली हुई है, 19 से चली हुई है दशा। राहु देखो जी, स्वय राशि में होने की वजह से तीसरा घर है मेहनत का, साहस का। आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, आपको बहुत ज्यादा उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा।
और आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। वैसे मित्र राशि फिर भी थोड़ा-सा हल्का-सा विवाह में देरी कर देगा। कई बार रिश्ता होकर भी टूट जाता है। 7वीं यहाँ पड़ेगी 9वें घर के ऊपर और 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदन के लिए अच्छा है। वैसे तो राहु आपका अच्छा है, लेकिन देखो जी राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। ये जब भी इसकी दशा आती है बंदे की लाइफ में स्ट्रगल जरूर कराता है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, इन चीज़ों को पैदा कर देता है। मतलब बड़ा आपके ऊपर देखो जी असर किसका है, राहु का। आपके लिए अच्छी बात है, वैसे राहु आपका तकरीबन फिर भी अच्छे फल देगा, लेकिन दानव ग्रह होने की वजह से फिर भी थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, इन चीज़ों को पैदा करता है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली 19 से, ना ये नोट कर लेना चाहे कि तब से ही कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही, क्योंकि पापी ग्रह है। आप मतलब राहु के भी 2 उपाय जरूर करो ताकि दशा आपकी अच्छी जाए। तो 2 उपाय क्या हैं? जैसे मैंने बोला कि शुक्र कवच का पाठ रात को पढ़ना है, शुक्र स्रोत का पाठ। इसी समय आपने तीसरा उपाय का राहु का जो लिख लो वो है राहु कवच का पाठ। ये रात के समय पढ़ लिया करो। और राहु का चौथा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़िया करो। भाई देखो दिखने में लग रहा है कि ज़्यादा उपाय हैं, लेकिन छोटे-छोटे उपाय हैं 2-2 मिनट के। राहु कवच के पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, स्रोत का पाठ तो 1 मिनट का ही है। तो ये पाठ आपने सुनने हैं या पढ़ लिया करो। शनिवार से शुरू कर लेना, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। तो हमने देखो मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा नहीं है, राहु भी थोड़ा-सा विवाह में देरी कर देगा, बाकी फिर भी अच्छा है। मतलब आपकी पत्नी से बड़ी जो दिक्कतें आने का बड़ा कारण मुझे दिखा है कुंडली में, वो है गुरु। सबसे बड़ा कारण मतलब आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आएँगी, दिक्कतें का मतलब क्या होता है? चाहे विवाह में देरी हो रही है या विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी से ना बने, लड़ाई झगड़े हों, बड़ा कारण है गुरु। और दूसरा कारण है शुक्र। वैसे 100 में से समझ लो 70% कारण है गुरु और 20% कारण है शुक्र और कुछ कारण है थोड़ा-सा राहु की दृष्टि। तो आपने मतलब आपको मैंने देखो राहु के उपाय बता दिए हैं, उसकी वजह से विवाह में देरी नहीं होगी। वैसे गुरु के उपाय ज़्यादा बताए हैं, वो आपने ज़्यादा करने हैं। शनि का कोई कोई उपाय नहीं करना, शुक्र का फिर भी 1-2 उपाय बताया है, क्योंकि उसके और भी जो बुरे फल हैं वो भी आपके कम हों, अच्छे फल मिलने शुरू हों। तो विवाह का आपका देखो सवाल क्लियर हो चुका है। बाकी देखो जी डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली का 7वें घर का मालक कैसा है, 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर वो 7वें घर का उसका मालक अच्छा हुआ फिर तो पत्नी का सुख अच्छा है। फिर भी आपके 7वें घर का मालक शनि चलो अच्छा है, मतलब कुंडली में विवाह का सुख देखो दिक्कतें तो आएंगी। आपके मन में हो रहा होगा कि भाई विवाह नहीं हो रहा, बड़ी बात नहीं है भाई। विवाह आज नहीं तो कल आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन ये सोचो पत्नी कैसी आएगी आगे जाके, इसकी वजह से उसका गड़बड़ हो। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि इसके उपाय करेंगे पत्नी भी अच्छी मिलेगी, विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो संतुष्ट रखो, उपाय करो। और बाकी जिससे भी विवाह होगा उसका साथ में घर का माल जरूर एक बार चेक करना। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी मैं दूसरे ग्रहों को भी थोड़ा सा कवर करता हूँ। यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करता हूँ, ये आपका है काफी अच्छा, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। चंद्रमा आपका बैठा है 10वें घर में, मालक है इस पहले घर का। पहले घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु वैसे पहले घर का अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल खराब है, वो पहले घर का बहुत अच्छा कर रहा है। पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा, वो भी आपका अच्छा है, जो कि 10वें घर में मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि। मतलब चंद्रमा भी पहले घर का अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान, साहसी। और 10वें घर का अच्छा कर काम काज के लिए अच्छा है। इससे जुड़े भी आप काम काज कर सकते हैं, चंद्रमा के जुड़े पानी से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, दूध से जुड़ा काम, सफेद रंग से जुड़े काम कर सकते हैं, दूध, चावल, चीनी, काफी इसके जुड़े काम होते हैं, वो आप काम कर सकते हैं। इसका वैसे बल कम है, बल इसका बढ़ाओ, बल बढ़ेगा अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आप इसका रत्न जो है वो मोती है, वो कारण धारण करो। तो मोती ले लो, आपने लेना है 8.25 रत्ती का ले लिया, उसको चांदी में जड़वा के राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, फिर धारण करना। पीले कपड़े बंद कर दो पहनने, कभी कभार पहन सकते हो, बिल्कुल जहाँ यूज कम किया करो। सफेद कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं आप। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने चंद्रमा देखा वो अच्छा है। यहीं पे केतु, वो भी अच्छे बल भी देगा, बुरे भी उसको जरा रहने दो। अब आपका जो बुध बैठा है, ये नीच का बैठा है, ये भी नेगेटिव बात है। जैसे आपका गुरु नीच का है, बुध भी आपका 9वें घर में नीच का बैठा है। ऊपर से वैसे ये बुध देखो जी नीच का है, ये आपके भाग्य की हानि कर देगा। और जिस घर का मालक है, तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, बिजनेस का कारक है। क्योंकि बुध जिन चीजों का कारक है, उन कारक चीजों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। बुध है बुद्धि का कारक, आपको ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनने देगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा,
बिजनेस का कारक है, बिजनेस में लॉस होगा, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। वाणी का कारक है, वाणी दोष, वाणी अच्छी नहीं होगी, बातचीत करने की स्किल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नीच का बैठा है। और वैसे अच्छी बात है, ये 0 डिग्री का बैठा है, इसका जो बुरा फलक कम हो चुका है, अस्त भी है, लेकिन इसके अच्छे फलों को लेना भी है। वो कैसे लिए जाएंगे? और ये 9वें घर में भाग्य की भी हानि कर रहा है। मतलब अगर आपने बुध को सही कर लिया, कई फायदे होंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, मेहनत के लिए अच्छा है। तो बुध का कम से कम एक पाठ ये आप सुबह के टाइम कर लो। बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करो, 2 मिनट का पाठ है ये, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, जहाँ सुन लिया करो। बुध कवच, 2 पाठ इसके, वैसे बुध कवच स्रोत हैं, दोनों पढ़ लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक पाठ जरूर पढ़ना है, जो सुनना है। बाकी इसका कुछ नहीं करना, कोई दान करना है, क्योंकि पहले ही बलहीन बैठा है, इसका बल ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं 8वें घर में। दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे ये 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, 11वां घर कमाने का होता है, दूसरा घर जोड़ने का। दोनों घरों का मालिक देखो जी, शुक्र और सूर्य 8वें घर में है। ये दिखा रहे हैं कि भाई आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, जाना भी चाहिए आपको, और वहां पे आपको फायदा होगा, वहां पे ही आपकी आमदन बढ़ेगी, वहां पे ही आपको धन आएगा। दोनों ही ग्रह ये दिखा रहे हैं। सूर्य धन का मालिक, धन हीन योग बने, मतलब आपका धन जो है खर्च होता रहेगा, धन आपका बोझल खर्च होगा, दुश्मनों के द्वारा धन खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में धन खर्च हो सकता है, हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है, सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन ये विदेश जाएंगे, वहां पे धन आएगा। सूर्य का एक पाठ है, वो आप पाठ पढ़ सकते हैं सुबह के टाइम। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, या आप पाठ चाहे सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया। फायदा क्या होगा? आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, धन जोड़ने में दिक्कतें कोई नहीं आएंगी, धन खर्च नहीं होगा। मंगल की बात की जाए, 5वें घर का मालिक है, संतान के घर का, संतान के लिए अच्छा है। वैसे अपने घर से 11वें घर, लेकिन राहु से थोड़ा सा पीड़ित है। 8वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे इसका अपना घर है मंगल, काम काज के लिए अच्छा है। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या कर रिपीट किया है, मैं एक और बताता हूँ आपके लिए। देखो जी, क्योंकि सबसे पहले सवाल बोलना पड़ता है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। पहले आप बोलो कि आपकी सबसे बड़ी 3 दिक्कतें क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तीनों में? आपका विवाह नहीं हो रहा। तो विवाह का सुख चाहिए, गुरु के पाए करो। तो वैसे ही आपको मैं बात बता देता हूँ उपाय क्या क्या है, क्योंकि आपने सवाल तो मुझे बता ही दिए हैं। तो पहले नंबर पे आपके लिए है गुरु के उपाय, जो कि मैंने ज़्यादा ज़्यादा आपको बोले हैं, क्योंकि वो आपका ज़्यादा खराब है, उसका सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने जो उपाय करने हैं, सुबह के टाइम ही बुध कवच का पाठ, और बुध कवच का पाठ या स्रोत का पाठ, 2 पाठ है, चाहे दोनों पढ़ दिया करो, चाहे दोनों में कम से कम बुध कवच का पाठ जरूर पढ़ना है, क्योंकि बुध आपका नीच का है, इसके भी कई फायदे हैं। सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का भी पाठ संडे से स्टार्ट करके जाना, सुबह के टाइम पढ़ दिया करो, ताकि धन आपकी लाइफ में आए, धन जुड़े, धन खर्च ना हो। और बाकी रात के समय शुक्र के उपाय जरूर करो, शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे सुनने हैं। और रात के समय ही राहु कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे इसको सुन लिया करो, राहु कवच और स्रोत। ये 4 पाठ आपके रात के समय हैं, छोटे से पाठ है, चारों पाठों में करने में आपके ज़्यादा नहीं 10 मिनट लग जाएंगे। और सुबह का आधा घंटा सुबह का रख लो, आधे से भी कम ही लगेगा। बाकी देखो जी, मोती रत्न धारण कर लेना। आपने एक तो करना है मोती रत्न धारण, अच्छी क्वालिटी का लेके, 8.25 रत्ती का। दूसरा रत्न आपने धारण करना है मंगल का मूंगा, और मूंगा आपने ले लिया 8.25 रत्ती का, उसको आपने या तो तांबे में जुड़वा लेना या पित्तल में। तांबा वैसे बेस्ट है, तांबे में जुड़वा के राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है मूंगे को। और मूंगा धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे लिख लेना, तो 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। मूंगा दान करने से आपके काम काज के लिए अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा। बाकी देखो जी, जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग हैं, वहाँ से दूर जाओ, वहाँ से ज़्यादा फायदा होगा। और ये कुछ मात्रा में आंशिक काल सर्पदोष भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि राहु की जब से दाह चली, लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु आपको बुरे फल दे रहा है। नोट करना आप कि 19 से लेके, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है और केतु यहाँ पे, पूरा इधर वाला हिस्सा खाली खाली चंद्रमा को छोड़ के, ये आंशिक काल सर्पदोष होता है, ये भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। नोट करना, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, फिर तो राहु कष्ट ज़्यादा दे रहा है, तो राहु के 2 पाठ जरूर पढ़ने हैं, कवच स्रोत के पाठ। वैसे भी पढ़ने में बड़ा असर है उसका भाई आपके ऊपर। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा 9, 10, 11, उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना।